हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ला स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं जो हर एग्ज़ाम में काम आते हैं, जैसे एलएलएम है। जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सिलेबस में, वहाँ ये केसेस ज़रूर काम आते हैं। तो मैं आपको पूरे केसेस और उनकी डिटेल्स बताऊंगी, तो प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या क्या लैंडमार्क केसेस हैं और क्या ही उनके जो प्रिंसिपल है वो लेट डाउन हुए। तो हम बात करते हैं आज डिटेल से पूरे केसेस की। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केसेस है। फर्स्ट है राम जवाया कपूर। इसमें पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर सारे केसेस हिंदी में रीड करेंगे, तो जैसे दोनों ही मीडियम्स के काम आ जाएं, इसलिए हम ऐसे दोनों पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, वेदर फास्ट टू द पिटिशनर वॉज वायलेटेड और इन्फ्रिगेटेड एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुए वो 4 प्रिंसिपल्स आए। तो इसमें 4 में से एक केस है मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और जो 3 जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुए उसमें है कि जो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द आर्टिकल कौन सा है, 19(1)(c) एंड 19(1)(g). ठीक है। फिर है सेकंड है सेपरेशन पावर अंडर आर्टिकल 77, 162। ये 2 आर्टिकल जो सेपरेशन पावर के बारे में बता रहा है। फिर जो केस आया मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो भी इसी से रिलेटेड था और उसमें भी यही सेम प्रिंसिपल लेट डाउन हुए। फिर है फोर्थ, एग्जीक्यूटिव पावर कैन नोट द रेजिड्यू of government function that remain after legislative and judicial functions are taken away। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस चीज़ के बारे में बताया कि गवर्नमेंट फंक्शन में कैसे काम करती है जुडिशियल फंक्शन। फिर है सेकंड, आसिफ हमीद वर्सेस J&K 1989। डज जो हाई कोर्ट हैज़ पावर टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर मेकिंग एडमिशन। ठीक है। अब ये एडमिशन के बारे में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं हमारी, उन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, कोर्ट फॉलोड द स्टेट ऑफ HP ए पेरेंट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज के बारे में था ये केस। तो याद रखिए, आसिफ हामिद का केस किससे था, मेडिकल कॉलेज से, शिमला AIR 1985। ठीक है। फिर है वाइल एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू of administrative action that court is not an appellate authority। appellate authority के बारे में बताया कि appellate authority नहीं होती administrative actions के लिए। फिर है that the constitution does not permit that court to direct or advise the executive in matter of policy or to sermonize qua any matter which under the constitution lies with the sphere of legislature or executive provide this authority do not transgress their constitutional limit or statutory power। अब ये जो statutory power है उन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। मैं भी आपको डिटेल से और भी समझा दूंगी, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन है। फिर है सेपरेशन पावर इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिक्ट कॉन्सेप्ट। फिर है फॉर जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है। एसएस में 5 प्रिंसिपल लेट डाउन हुए। फिर है स्टेट ऑफ MP वर्सेस भारत सिंह। इसमें बोला गया सीधी सी बात कि आपको कोई भी कानून, सुप्रीम कोर्ट, राज्य विशेष कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आप उसी राज्य में रहें या फिर उसी स्थान पे रहें। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ डाइसी का था ये केस। ठीक है। अब ये जो 4 जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुए जो मैंने बताया आपको, उसी के बारे में है कि जो वॉयलेट होता है प्रिंसिपल, नेचर, जस्टिस, ये सब है। पर इसमें अगर रूल ऑफ लॉ डाइसी और भारत सिंह का केस। फिर है इंदिरा दिल्ली लॉज। इसमें क्या है, प्रत्यायोजित जो होता है ना, डेलीगेट लेजिस्लेटिव पावर, उसके बारे में बताया कि इज इट परमाइजेबल फॉर द लेजिस्लेचर टू डेलीगेटेड लेजिस्लेचर पावर टू ए सबॉर्डिनेट अथॉरिटी लिमिट विथ इन विच द कुड बी डन। ठीक है। तो इसमें प्रत्यायोजित विधायन के बारे में बताया। सेपरेशन ऑफ पावर इज़ नॉट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो सेपरेशन पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेटेड नॉन पोटेस्ट डेलीगेट इज़ नॉट एप्लीकेबल।
मतलब जो नॉट एप्लीकेबल के लिए यही बताया कि मैंने बताया ना कि कोई प्रत्यायोजित विधायन का है, इसमें 7 जजों की बेंच बैठी थी और 7 जजों ने अपनी अपनी राय अलग दी थी इसके अंदर। और ओनली ancillary function can be delegated. Legislature cannot delegate in essential function. Separation of power is not followed strictly in India. जो सेपरेशन पावर है वो नहीं फॉलो होती स्ट्रिक्टली इंडिया में। और इट कैन नॉट बी एनी एक्सक्लूसिव डेलीगेशन। राज नारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन PAC 1954 का, इसमें क्या है कि जो सेक्शन 3 ऑफ बिहार एंड ओडिशा म्यूनसिपलिटी एक्ट है वॉज एग्जीक्यूशन पावर वॉज डेलीगेटेड टू पटना एडमिन to extend with modification and restriction any law prevailing India to an area Patna. Accordingly, Bengal Municipality Act was extended with modification and restriction. Section 104 provided levying to tax in that area with constitution with affected people. जो सेक्शन 3 था बिहार और उड़ीसा म्यूनसिपल एक्ट का, और जो बंगाल एक्ट है उसके बारे में बताया कि जो डेलीगेशन पावर है और फिर है टैक्स वॉज लिविड बट पीपल वर नॉट कंसल्टेड. कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेंसी इज मैंडेटरी इन नेचर एंड नॉन कंप्लेंस इज प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस. ठीक है. फिर है द्वारिका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 अंडर द एस्टेंशियल सप्लाइज टेम्प्रोरी पावर एक्ट 1946. ठीक है. ये जो एक्ट्स दे रखे हैं और जो प्रिंसिपल लेट डाउन है वो सिर्फ आपको एक बार याद करने, एक बार पढ़ लोगे तो भी याद आ जाएंगे. ठीक है. यूपी कॉल कंट्रोल ऑर्डर 1953 वॉज इशू. ठीक है. अब ये जो एक्ट है आप ये इशू याद करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि द्वारिका प्रसाद लक्ष्मी वाला केस था. No guideline was allowed for regulation for this discretionary power. The said order held unconstitutional. जो held unconstitutional powers के बारे में बताया. फिर है A.N. परशुरामन वर्स स्टेट ऑफ TN 1990. फिर इसमें भी क्या बोला कि द कोर्ट हेल्ड द एक्ट कन्फर्ड अनगाइडेड पावर ऑन द अथॉरिटी एंड देयरफॉर वाज अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल. ठीक है. फिर है द पर्पस ऑफ द एक्ट ऑफ रेगुलेटेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट डज नॉट गिव एनी आइडिया द मैनर इन विच कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन कुड बी एक्सरसाइज. ठीक है. फिर जो एन परशुराम स्टेट 1990 आया. फिर उसके बाद एक केस और है JN रघुपाध्याय स्टेट ऑफ AP 1988. नो पावर टू द जुडिशरी टू द इशू राइट्स व्हेन there is nothing on record to show that decision government in arbitrary or capricious or was not reached in good faith or executed with improper consideration of influence. ठीक है. अब पढ़ते हैं आगे हिंदी में. केसेस है जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़े उसका हिंदी में देखते हैं. जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हिंदी में जानेंगे और जो बाकी से मैं और वीडियोस बना दूंगी. ठीक है. देखिए एक केस था राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब FIR 1955 AIR थी. जो ये जो हमने फास्टी केस पढ़ा था इंग्लिश में अभी. कोर्ट ने कहा हालांकि कार्यकारी शक्ति की सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है. ये सही बात है कि कोर्ट ने कार्यकारी शक्ति की हम कभी भी परिभाषा सटीक तरीके से नहीं दे सकते. इस प्रकार कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करते समय न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण की तत्व को ध्यान में रखा. न्यायालय ने आगे कहा कि भारतीय संविधान में वास्तव में जो शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को अपनी पूर्ण कठोरता से मान्यता नहीं दी. मैंने कहा था ना कि जो स्ट्रिक्टली लागू नहीं है अभी, और लेकिन सरकार के विभिन्न भागों और शाखाओं के कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर किया गया है. मतलब जो शक्तियों का पृथक्करण जैसे कार्यपालिका का कार्यपालिका के पास, शक्ति न्यायपालिका की न्यायपालिका के पास. केसेस पढ़ें तो आप आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर पढ़ें साथ में. फिर है लेकिन सरकार के विभिन्न भागों शाखाओं के जो डिफरेंसेस किए गए उनमें भी मतलब अच्छे तरीके से तो नहीं है, पर हाँ मतलब इस केस में बोला गया. इसके परिणाम स्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान करता है एक अंग या राज्य के किसी भाग द्वारा अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित कार्यों की धारणा पर विचार ना करे. इसमें राम जवाया कपूर में ये कहा गया. तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें.
करतार सिंह वर्सेस पंजाब राज्य एफआईआर 1967, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जहां रामस्वामी जी ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत बुनियादी धारणा है कि कानून बनाने के लिए विधायिका के बीच कानूनी संप्रभु शक्ति वितरित की गई है। मतलब जो कानूनी शक्ति है वो डिवाइडेशन की गई है। कार्यपालिका को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कानून की व्याख्या करने के लिए कानून और न्यायपालिका को लागू करे। तो तीन है जो पावर्स, कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो व्यवस्थापिका है, उस चीज़ के बारे में बोला। आसिफ हामिद वाला की जो जम्मू कश्मीर का था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य की किसी भी कार्रवाई को चुनौती दी जाती है तो अदालत की भूमिका कानून के आलोक में कार्रवाई का आकलन करने और ये निर्धारित करने की होती है कार्यपालिका या विधायिका के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम किया है या नहीं किया, जो उनकी लिमिटेशन पावर है उनके भीतर काम किया या नहीं किया। यही नहीं तो अदालत को कार्रवाई को पलट देना चाहिए। अदालत को अपनी स्वयं की सीमाओं के भीतर रहते हुए ही ऐसा कार्य करना चाहिए। अदालत को भी एक लिमिट होती है, वो हर तरीके से काम नहीं कर सकती। अदालत एक सरकारी शाखा के कार्यों के आधार पर निर्णय देती है। न्यायालय एक अपील प्राधिकारी नहीं है। तो उसके बारे में ये बोला। और फिर जो ये दिल्ली इंद्री केस था उसके बारे में कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को दुनिया के सभी राष्ट्रों और अच्छी तरीके से जो मान्यता प्राप्त भारत में एक संप्रभु की शक्ति ऐसे भेद को विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। और यह भेद धुंधला है जो कि कुछ लोग विरोध करेंगे जब शक्तियाँ प्रत्यायोजित और उपप्रतिनिधित्व की जाती है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंचेज बैठी थी और ऐतिहासिक फैसला दिया था और सभी जजों की राय अलग अलग थी।